नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 के रिमेनिंग पार्ट के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 19 1A के बारे में। जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि आर्टिकल 19 जो है ये सिर्फ ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। देखते हैं आर्टिकल 19 के नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में। आर्टिकल 19 आज हम बात करेंगे इसके 19(1)(b जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। आर्टिकल 19(1)(b जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे लगे हुए हैं कि स्टेट इसको इसके जो राइट्स हैं इसको कर्टेल भी कर सकता है। आर्टिकल 19(1) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की, ये कहता है राइट टू असेंबली या पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना मतलब शस्त्रों के आप असेंबल हो सकते हैं एक जगह पे। लेकिन अगर आप किसी लीगल काम में बाधा डालते हैं या कोई पब्लिक ट्रेस्पास में दिक्कत करते हैं तो आर्टिकल 19(1)(b जो है ये आपका कर्टेल किया जा सकता है। या आपको अगर कोई रैली निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, इस आर्टिकल 19(1)(b के तहत आपको पहले पुलिस से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं आर्टिकल 19 से रिलेटेड 1B से रिलेटेड सेक्शन 129 आप CRPC के तहत जब कभी आप कोई लीगल मैटर में बाधा पहुंचाते हैं तो पब्लिक जैसे आप असेंबल हुए तो आप क्या करते हैं, सभा प्रदर्शन या जुलूस वगैरह भी इसी में शामिल है। अगर आप लीगल मैटर में बाधा पहुंचा रहे हैं तो सेक्शन 129 आप CRPC के तहत पुलिस आपको जो है डिस्पर्स होने के लिए कहेगी, मतलब अलग अलग होने के लिए कहेगी। अगर आप फिर भी ऐसा नहीं करते हैं तो आप भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 151 के तहत एक ऑफेंस करते हैं। आर्टिकल 19(1)(b में सभा प्रदर्शन और जुलूस भी शामिल है। इसके 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। इन 3 ग्राउंड्स पर इस आपके आर्टिकल 19(1)(b को कर्टेल यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है आर्टिकल 19(1)(c, ये बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। एसोसिएशंस, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है तथा उन्हें चालू रखने के बारे में भी बात करता है। इसे बेसिकली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें जो आर्टिकल 19(1) का क्लास C है ये रेगुलेट होता है अंडर आर्टिकल 19 क्लास 4। ये बात इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, सदाचार, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता, ये सहकारी समितियां बनाने का अधिकार की बात करता है या संघ बनाने की बात करता है। एक केस आया था इससे रिलेटेड ऑल इंडिया यूनियन, उसमें ये कहा गया था कि राइट टू स्ट्राइक 19(1)(c में रेगुलेट नहीं होता है। आर्टिकल 19(1)(d की बात करते हैं। आर्टिकल 19(1)(d राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से या अबाध रूप से संचरण की बात करता है। आप कहीं भी पूरे भारत में आ जा सकते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को जोड़ने का मतलब, इसके पीछे जो हमारी इसका उद्देश्य था ये राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय सोच है, जो नेशनल आइडियाज़ हैं उनको एक्सपेंड करना है तथा जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति फैलती है, जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है इसे फैलने से रोकना है। आर्टिकल 19(1)(d जो है इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि युक्त निर्बंधन हैं ये 19 के क्लास 5 में दिए गए हैं। ये एक बात करता है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक यानी कि साधारण जनता के हित में तथा अनुसूचित जनजाति
के हितों के संरक्षण के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, आपका ये जो राइट है इसे भी रिस्ट्रिक्ट या कर्टेल किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(e) क्लास के बारे में, जो कि बात करता है राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, किसी भी भूभाग में। ये इसके भी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बेसिकली हम आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) को साथ में पढ़ते हैं क्योंकि दोनों के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सेम हैं। इसके भी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये साधारण जनता के हित में तथा अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए आपके ये राइट्स को भी कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसके भी आर्टिकल 19(1) के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 के क्लास 5 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(f) के बारे में। जैसा कि आपको पता था कि पहले हमारा मूल संविधान था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करते थे। आर्टिकल 19(1)(f) को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे एक लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A यानी कि 300 का में जोड़ दिया गया। अब ये हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार ना होकर एक लीगल राइट यानी कि एक विधिक अधिकार है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(g) के बारे में, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। प्रोफेशन मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसी के लिए आपको किसी पर्टिकुलर जाति का होना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 19(1)(g) जो है इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 के क्लास 6 में दिए गए हैं। ये कहता है कि राज्य फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक क्या कर सकता है, स्टेट किसी भी ट्रेड या बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है और स्टेट मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर सकता है। ये आर्टिकल 19(1)(g) के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की, यानी कि आर्टिकल 19 कब निलंबन होता है। अगर हम जनरल तौर से बात करें आर्टिकल 19 के निलंबन की, तो जब कभी अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 के तहत हमारा जो आर्टिकल 19 है ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः यानी कि इसका सस्पेंशन हो जाएगा जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, ये इसका सेकंड पार्ट है। आप दोनों पार्ट्स को साथ में मिला के पढ़िएगा, आपका आर्टिकल 19 क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे, लेकिन आर्टिकल 19 से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इट विल बूस्ट योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।